नमस्कार दोस्तों, ऑल टीटी चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच क्लास 6 का 9th चैप्टर जो 9वां अध्याय है उसे लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इस अध्याय का नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, इसके बारे में जानते हैं कि क्या कहता है यह अध्याय। यहाँ से कई बार प्रश्न आए हैं और फिर आएंगे सी टैट अन्य किसी भी टैट में। आप इसको ध्यानपूर्वक जरूर देखें। बाजार में घूमती जगनी, ये है जगनी। जगनी अपने गांव के मेले की आस लगाए बैठी हुई थी। जगनी अपने गांव के मेले की आस लगाए बैठी थी। स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियां, शोख रंगों के फूलों के प्रिंटों वाले कपड़े, चाबी से चलने वाले मज़ेदार खिलौने उसे बहुत ही अच्छे लगते थे। इस चीज़ों को बेचने वाले दुकानदार बसों और ट्रकों पर आते थे और रात को अपना सामान समेटकर वापस चले जाते थे। जगनी को हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। उसकी माँ ने बताया कि वे लोग व्यापारी थे। वे चीज़ों को उन जगहों से खरीदते थे जहां ये बनाए जाते थे और फिर उन्हें मेलों में बेचते थे। इस तरह की जिज्ञासा इसको हुई तो मम्मी ने उसको इस तरह से समझाया। कह रहा कि व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी उसको दिया गया। आप भी समझ लीजिए। अध्याय 8 में तुमने उत्तर के कार्ले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा। बिल्कुल, हमने आप लोगों को बताया था। ये खूबसूरत बर्तन खास तौर से इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरा स्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसे अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर के अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। यदि ऐसा प्रश्न आ जाता है कि दक्षिण भारत किसके लिए प्रसिद्ध था तो आप क्या टिक लगाएंगे? सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। ऐसा प्रश्न आया है, काले सोने के नाम से किसे बुलाते थे? तो यहाँ पर कई लोग कोयला टिक लगा देता था, लेकिन यहाँ पर कोयला नहीं है, काली मिर्च का उल्लेख किया है। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी, उसे काले सोने के नाम से वो लोग बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुँचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। किसके साथ अच्छा व्यापार चल रहा था? तो रोम के साथ। अब व्यापार से जुड़ी एक कविता को हम जानते हैं कि ये कविता क्या कह रहा है। देखिए, व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं में मिलते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसका जो उल्लेख है वो संगम में भी मिलता है। नीचे लिखी कविता में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित फुहार पत्तन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन है। समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले क्या? रत्न और सोना। हिमालय से क्या सा मिला है? रत्न और सोना। दक्षिण की पहाड़ियों से क्या मिला है? चंदन की लकड़ियाँ। दक्षिण सागर के मोती और पूर्वी सागर में मूंगे। ये सब आते हैं अलग अलग तरह से। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। गंगा और कावेरी की फसलें। उसके बाद है आपका श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। कविता में उल्लिखित चीज़ों की एक सूची बनाओ। क्या तुम बता सकते हो कि इन चीज़ों का उपयोग किस लिए किया गया होगा? अब इसका सूची हम लोग भी बनाएंगे क्योंकि ऐसा प्रश्न वहाँ पर आता है सी टैट में या अन्य किसी भी टैट में। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोजे निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा
जल्दी पूरी कर लेते थे। यदि ऐसा वहां पर प्रश्न आता है कि नाविक किसकी सहायता से यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे, तो वहां पर लिखा आएगा अच्छी जहाज, मानसूनी हवा। तो आप क्या टिक लगाएंगे? मानसूनी हवा का फायदा उठाकर वो लोग अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे। अफ्रीका से और अरब से जब चलते थे पूर्वी तट होता था, और जब यहाँ पहुंचते थे तब वह पश्चिमी तट होता था। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। किसके साथ जाना पसंद करते थे? चलना दक्षिणी और पश्चिमी। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाजों का निर्माण किया जाता था। आगे है आपका समुद्र तटों से लगे राज्य। अब कौन कौन से हैं समुद्र के तट से लगे राज्य? इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा ही तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मूवेनदार की चर्चा मिलती है। किसकी चर्चा मिलती है संगम कविता में? मूवेनदार। किसका? मूवेनदार। यह एक तमिल शब्द है। मूवेनदार जो है वो क्या है? कौन सा शब्द है? तमिल शब्द है, जिसका अर्थ होता है मुखिया। मूवेनदार का क्या अर्थ होता है? मुखिया। इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। 3 शासक परिवारों के मुखिया के लिए इसका प्रयोग किया गया है। यह है आपका चोल, चेर तथा पांड्य। ऐसा प्रश्न आया है, चोल, चेर तथा पांड्य। अब यहां पर देखिए, कह रहा है कि जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली थे। कौन? चोल, चेर तथा पांड्य दक्षिण भारत में लगभग 2300 साल पहले काफी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने 2-2 सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्र में से 2 बहुत महत्वपूर्ण था। 6 केंद्र हो गया ना, 3 दूनी 6। एक चोलों का पतन, फुहार या कावेरी पट्टिनम, और दूसरा था आपका पांड्यों की राजधानी मदुरई। वो जो 6 केंद्र था उसमें से 2 केंद्र जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। एक था आपका फुहार कावेरी पट्टिनम, दूसरा था आपका पांड्यों की राजधानी मदुरई। ये मुखिया लोगों से नियमित करके बजा उपहारों की मांग करते थे। ये लोग नियमित कर नहीं लेते थे, उपहार लेते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। उनके बदले उनको क्या दिया करते थे? सोने, घोड़े, हाथी, रथ तथा सुंदर कपड़े। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। किसका प्रभाव बढ़ा? सातवाहन। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी था। इस बात को ध्यान रखेंगे। किसका पुत्र था? गौतमी का पुत्र। कौन था? सातकर्णी। सातवाहनों से ही ऐसे ही पता चलता है सातकर्णी। उसके बारे में हमें उनकी मां गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणा पथ के स्वामी कहे जाते थे। सातवाहन या सातकर्णी किस पथ के स्वामी कहे जाते थे? तो आप लोग यहाँ पर इसको जरूर ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आया है दक्षिणा पथ की। दक्षिणा पथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर ओर जाने वाला रास्ता होता है। पूर्वी दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यह नाम प्रचलित है। पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यह नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। अब रेशम मार्ग के बारे में जानते हैं। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम
बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ था। रेशम तकनीकी का जो आविष्कार है वो सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो चीन में। कितने सौ साल पहले? तो 7000 साल पहले। इस बात को जरूर ध्यान रखना है आपको। इस तकनीकी को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपा रखा था, पर चीन से पैदल, घोड़ों या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अब जहाँ से ये लोग यात्रा करते थे उसी मार्ग का नाम रेशम मार्ग पड़ गया, सिल्क रूट पड़ गया। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। किसके बीच बना? रोम के बीच। कितने सौ साल पहले? 2100 साल पहले। इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर के जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारी से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। जो लोग वहाँ से जाते थे उससे लोग क्या करते थे? यात्रा शुल्क मांगते थे। इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण रखना या करना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमणों से सुरक्षा भी देते थे। जो वहाँ के राजा होते थे, जिस रास्ते से ये लोग गुजरते थे, वहाँ के राजा इनको कुछ सुरक्षा भी प्रदान करती थी। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण था। सिल्क रूट पर सबसे प्रसिद्ध शासक जो नियंत्रण में निपुण था वो कौन था? ऐसा यदि आएगा प्रश्न तो आप कुषाण को लगाएंगे। ठीक। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। कितने सौ साल पहले? 2000 साल पहले मध्य एशिया, पश्चिमोत्तर भारत पर कुषाणों का शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। पेशावर और मथुरा कुषाणों की शक्तिशाली केंद्र थे। इसे ध्यान रखना है आपको। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था और तक्षशिला भी कुषाणों के राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहानों के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचाया जाता था। उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। सबसे पहले सोने का सिक्का किसने जारी किया? तो कुषाण ने। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग करते थे। जो सिल्क रूट पर, रेशमी रूट पर जो यात्रा करते थे वो शासक या व्यापारी जो है वो इस सोने के सिक्के का उपयोग करते थे। सिल्क रूट पर गाड़ियां का उपयोग क्यों कठिन होता होगा? थोड़ा सा सोचिए। चीन से समुद्र के रास्ते भी रेशम का निर्यात होता था। चीन से समुद्र के रास्ते भी रेशम का निर्यात होता था। आगे हम अब देखते हैं बौद्ध धर्म का प्रसार। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। कौन था कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा? कनिष्क। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया था। कितने सौ साल पहले? 1900 साल पहले। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन भी किया था। किसने? कुषाण ने। जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरितम के रचनाकार कवि अश्वघोष। बुद्ध चरितम किसका जीवनी है? बुद्ध। और इसके रचनाकार कौन है? अश्वघोष। कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे? तो कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे।
इस समय बौद्ध धर्म का एक नई धारा महायान का विकास हुआ। कौन सी धारा का? महायान। किसका है? बौद्ध धर्म का। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। पूरी प्रतिमा उनकी बनाई जाने लगी। किसकी? तो बुद्ध की। दूसरा है आपका, दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में अवस्था, मतलब अवस्था ने आस्था, बोधिसत्व में आस्था को लेकर के आया है। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते हैं या सकते थे। कह रहा है कि बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेशों में ही रहना ठीक समझने लगे। जो दूसरा बदलाव हुआ बोधिसत्व। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन, बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। कहाँ तक फैल गई? चीन, कोरिया, जापान। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। किसमें गुफाएं खोदी गई? पहाड़ों में। अब यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देने वाली बात दिखाता हूँ। ये देखिए, सांची का स्तूप, मूर्ति चित्र। यहाँ इस वृक्ष और उसके नीचे के खाली आसन को देखिए। मूर्तिकारों ने यह बताने के लिए खुदाई करके यह मूर्ति बनाई कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इस वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान करते हुए हुई थी। और किस वृक्ष के? देखिए, पीपल का वृक्ष है ये, जरूर ध्यान रख लीजिएगा। ऐसा प्रश्न आया है कि कहाँ पर, कौन सी वृक्ष में हुआ था? बोध गया और आपका पीपल का वृक्ष है। ये दोनों का आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। उसके बाद अब हम चलते हैं, इनमें आगे है कि गुफाएं खोदी गई और उसमें है कि इनमें कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई और कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा। इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई। पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों, इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हें दर्रे से होकर के गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। हो सकता है। कह रहे कि बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य भागों में भी फैल गई। यहाँ से प्रश्न आया है और फिर आएगा, आप याद रख कर लीजिएगा। बौद्ध धर्म कहाँ तक गई थी? दक्षिण पूर्वी की ओर से श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया से दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य भागों में फैला था। अब ये देख लीजिए बुद्ध की मूर्ति, एक बार दोबारा दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये बुद्ध का ही मूर्ति है, देखिए। उसके बाद है आपका ये थोड़ा सा जो है मथुरा, बाएं में। मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र, दाएं तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा एक चित्र है। इन चित्रों को देख करके बताओ कि इनके बीच क्या क्या समानताएं और क्या क्या भिन्नताएं हैं। अब दोनों चित्र को देखिए, थोड़ा अंतर तो आपको दोनों में दिखाई देगा। अब यहाँ पर खड़े हुए हैं, वहाँ पर बैठे हुए हैं, इस तरह से। चलिए आगे देखते हैं। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। कौन से क्षेत्रों में? यहाँ पर देखिए, कौन से क्षेत्रों में प्रचलित था? तो ये था आपका श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया में। कौन सा था? थेरवाद। इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म की आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। आगे हम पढ़ेंगे तीर्थ यात्रियों की जिज्ञासा। आज इतना ही रहने देता हूं। कार्ले की गुफा एक बार देख लीजिए। कार्ले की गुफा ये रहा। ये कहाँ पर है कार्ले की गुफा? पहले आया है क्वेश्चन, अब भी आ सकता है, महाराष्ट्र में। ये देखिए कार्ले की गुफा, ये रहा आपके सामने। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। अगला 9वां अध्याय होगा आपका दूसरा भाग।